नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश के जन और गण का मन क्या है, ये जानने का सबसे बड़ा पैमाना चुनाव ही होता है। और फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि देश के जन के मन पर मोदी छाए हुए हैं। क्या देश की राजनीति से क्षेत्रवाद और छत्रपों के दिन लद गए हैं? क्या मोदी लहर ले आई है कांग्रेस के सबसे बुरे दिन? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र हरियाणा में जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली से लेकर मुंबई तक चले फटाके, कांग्रेस में पसरा सन्नाटा। और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार। महाराष्ट्र हरियाणा में तीसरे नंबर पर पहुंची दिग्विजय सिंह ने कहा, पार्टी के सामने बड़ी चुनौती, जनता का दोबारा जीतना होगा विश्वास। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में थर्ड क्लास पार्टी रही बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है और बरसों तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने वाली कांग्रेस खाली हाथ है। लोकसभा चुनाव की तरह इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की हैसियत मुख्य विपक्षी पार्टी की भी नहीं रह गई है, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। सवाल यही है कि क्या मोदी की आंधी में कांग्रेस के सबसे बुरे दिन आ गए हैं? क्या अब क्षेत्रवाद और छत्रपों की राजनीति के दिन लद गए हैं? मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने कांग्रेस के 2 और किले ध्वस्त कर दिए। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई, बल्कि अब वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लायक भी नहीं बची है। चुनावी राजनीति में कांग्रेस का तेजी से गिरता ग्राफ देखकर सबको लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की हुंकार याद आने लगती है। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ऐसी ही हुंकार भरकर अच्छे दिन आने का ऐलान करते थे। इसका असर ये हुआ कि लोकसभा में कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला और अब हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का हाल यही है। मोदी के अच्छे दिन कांग्रेस के लिए कितने बुरे दिन साबित हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप भारत का मौजूदा सियासी नक्शा देखकर लगा सकते हैं। जिस कांग्रेस का परचम कभी देश के हर कोने पर लहराता था, वो अब गिने चुने राज्यों में ही बची है। देश का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस के लिए और बुरे दिन आने का संकेत भी कर रहा है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। और इतिहास गवाह है कि जिस राज्य में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंची, वहां फिर वापसी नहीं कर पाई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्य इसकी मिसाल हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था कि वो बहुत जल्द पूरे दमखम से वापसी करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी बेदम दिखी। मोदी लहर से लड़ना तो दूर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लड़ने का दिखावा तक नहीं किया। ऐसे में सवाल ये भी बड़ा है कि कहीं कांग्रेस खुद ही मोदी को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का मौका तो मुहैया नहीं करा रही। कांग्रेस मुक्त भारत ये भाजपा का नारा नहीं है, ये जन जन का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी ले आए हैं कांग्रेस के बुरे दिन और क्या क्षेत्रवाद और छत्रपों के दिन अब लद गए हैं? इसी पर होगी जनगण मन में बड़ी बहस और मेरे साथ हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत और इस बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया,
कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया साहब, स्पोक्स पर्सन एनसीपी क्लाइड ट्रेस्टो जी, सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु चावला जी, रामकृपाल सिंह जी और एनके सिंह जी। प्रभु, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं? जनता के तो अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा मोदी साहब और एनडीए सरकार का दावा है, लेकिन क्या कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं? बिल्कुल आ गए हैं। आपने जो लोकसभा में देखा, वहां भी ऑपोजिशन के लीडर नहीं बन पाए। अब लगता है जहां वो राज करते थे तो राज्यों में वहां भी ऑपोजिशन के लीडर नहीं पाए, तो इसलिए लगता है कि बुरे दिन आ गए हैं। आज के जो इलेक्शन के रिजल्ट से क्लियर है कि बड़े बड़े राज्यों में जहां कांग्रेस कभी एक छत्र से राज करती थी, उसके बाद आज पहली बार हुआ है कि 25 सालों के बाद, 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने 100 की संख्या क्रॉस की है। बीजेपी ने 123 सीटें जीत करके, इससे पहले 141 सीटें जीती थी कांग्रेस ने जब 1990 का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद किसी भी पार्टी ने 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है। परंतु बीजेपी की, कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इन तीनों पार्लियामेंट के बाद 2 राज्यों में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी न रहना, ये लगता है इनके सफाई बुरे दिन आ गए हैं। परंतु फ्यूचर में क्या होगा, किसी भी राजनीतिक दल के कैलेंडर में आखिरी दिन कभी नहीं होता, कैलेंडर का डेट बढ़ती रहती है। कैलेंडर की डेट बढ़ती रहती है। लगता है कैलेंडर थम गया है पूनिया जी आपके लिए, आपके बुरे दिन आ गए हैं। देखिए, राजनीति में इलेक्शन जीतना हारना ये तो लगा रहता है। अब 15 साल से महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, लेकिन 15 साल से पहले हमारी सरकार नहीं थी। और इसी तरह से 10 साल से हम हरियाणा में हमारी सरकार रही है, 10 साल से पहले हमारी सरकार नहीं थी। 1999 में हमारे केवल 3 प्रदेशों में राज्य सरकारें थी, बाकी में हमारी सरकारें नहीं थी। और आज ये कह देना कि वो तीसरे नंबर पर चले गए, खत्म हो गए। अब आप बताएं कि नरेंद्र मोदी के अपने राज्य प्रदेश गुजरात में नंबर 2 पे कौन है? कांग्रेस पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल वही है। मध्य प्रदेश में यही हाल है, राजस्थान में यही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। अरे वहां तो 2 ही पार्टियां हैं सर। तो ये कहना, वहां तो 2 ही पार्टी है, तीसरी खड़ी हो जाए तो वहां पे भी नंबर 3 पर पहुंच जाए और कांग्रेस मुक्त भारत बन गया, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जी। वहां तो 2 ही पार्टियां हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी, आप नंबर 3 पर आ गए। देखिए, ये नंबर का हिसाब आप रखिएगा। हम पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने में विश्वास करते हैं और कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर इसी तरह से काम करेगा। और तीसरे नंबर पे है, 1 नंबर पे आएंगे, इसी संकल्प के साथ में हम हमेशा जुटे रहते हैं अपने नेतृत्व के निर्देशन में। लेकिन पूनिया साहब, ये इतिहास कहता है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जिन राज्यों में आप 3 नंबर पर हुए, वहां पर उबरना मुश्किल रहा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तो आप आज तक नहीं उबर पाए हैं। यूपी और बिहार भी। देखिए, ये अंदाज आप लगाते हैं, अंदाज नहीं है, हकीकत है। नहीं, मैं नहीं समझता। ठीक है, लेकिन नहीं, हकीकत है तो ठीक, हम मानते हैं। तो आप जिनको पूरे हिंदुस्तान भर का कब्जा कराने रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है वहां पर, ये भी तो बता दें। वो तो तीसरे नंबर के भी नहीं है, वो तो उससे भी नीचे हैं। तो इसलिए इस तरह का कहना, सर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती है उन्होंने? गठबंधन की 73 सीटें। जनता सेलेक्ट करती है। जनता ने अगर इस बार ये मन बनाया कि दूसरे नंबर पे नहीं तीसरे नंबर पे है, तो हम तीसरे नंबर पे उसको स्वीकार करते हैं, जनता को सलाम करते हैं कि वो उन्होंने जो हमें दर्जा दिया, जो सम्मान दिया, उसको करेंगे। और हमेशा इस संकल्प के साथ में नीचे उतरते हैं कि हम उससे बेहतर करेंगे, नंबर 1 पे आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, यही रहता है। ये राजनीति है। पहले कर लेते तो आज दुर्घटना होती। मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, अच्छे दिन आएंगे क्या कांग्रेस के? देखिए, सवाल कांग्रेस के अच्छे दिन का नहीं है दीपक जी। कांग्रेस ने बहुत साल राज किया। ये पहली बार इस देश को लगा है कि एक व्यक्ति, अब ये प्रधानमंत्री जो आज हैं, वो संगठन में भी एक काबिलियत अपनी दिखा चुके हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर है। जनता से जो संवाद करते हैं, जनता को भरोसा आता है कि ये आदमी करता है, जो कहता है वो करता है। तीसरे, प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने जो विजन दिखाया 4 महीने में, पूरा वर्ल्ड इनका मुरीद है।
तो ये भारत की जनता के आकांक्षा के केंद्र बिंदु आज हैं। और मैं मानता हूं दीपक जी, बहुत चीजों का जवाब आप खुद दे दिए हैं, तमिलनाडु, बंगाल। मैं दूसरी बात कर रहा हूं दीपक जी, आगे आप देखेंगे कि जिस तरह कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं मिलता था केंद्र में, रीजनल पार्टियां कहीं कहीं थी, भाजपा भी बड़ी पार्टी नहीं थी, आज लोगों को ये अपेक्षा है हर जगह कि भाजपा केंद्र में है तो भाजपा की सरकार हर जगह बने, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने बहुत ही इंतजार करके देखा है। 4 महीने का जो मोदी जी का कार्यकाल है उसका एक अच्छा प्रभाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो बोला, तो आपके माध्यम से पहले तो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को मैं बधाई देता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी। लेकिन आगे जो चुनाव होंगे आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो बिहार में भी चुनाव होंगे तो आपने सही बोला, बिहार में कांग्रेस तीसरे नंबर के चौथे नंबर की पार्टी है अभी। बंगाल में भी आपने देखा बाई इलेक्शन में तो बीजेपी सेकंड पर रही, तो वहां अगर बीजेपी की सत्ता आती है अगली बार तो ममता जी ही सेकंड या कम्युनिस्ट होगी, कांग्रेस नहीं है। क्योंकि लोगों को अब भरोसा हो चुका है कि बीजेपी जब विकल्प बन गई तो कांग्रेस को लोग नकारने लगे हैं। और ये बात जो पुनिया जी बोल रहे थे, ये पुनिया जी वहां तब है जब हम 2 ही पार्टियां हैं, लोगों को विकल्प मिल रहा है तो आपसे अब किनारा लोग करने लगे। और एक बात जो आपके रिपोर्ट में दिखाई कि कांग्रेस लड़ते हुए नजर नहीं आती, इसका कारण दूसरा है, कांग्रेस ने कभी नेता प्रोजेक्ट ही नहीं किया, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते रही, वहां एक वैक्यूम खड़ा हो चुका है। किस नेता को लोग सुनने जाएंगे? ये तो आप भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि आज मोदी जी के स्टेचर का कोई ऐसा नेता नहीं हो जो जनता से सीधा संवाद करता है, कम्युनिकेटर हो, चाहे बीजेपी हो चाहे इस देश में किसी भी पार्टी में हो। तो ये जनता को इतना जब भरोसा मिला, अब एक बात देख लीजिए, जब महंगाई की बात होती थी कितना हंगामा होता था, ये लोग हिसाब मांगते थे 100 दिन में क्या हुआ। लेकिन जनता सब समझती है कि किसी को मौका हमने 5 साल दिया तो 4 महीने, 6 महीने और 1 साल में नहीं हिसाब मांगेगी जनता। प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से बोला है कि हम 5 साल बाद फिर हिसाब देंगे, तो उनके बातों पर भरोसा है। एक उदाहरण आपको सिर्फ दूंगा मैं, ये पीएफ का जो मामला है, देखिए किस तरह से चर्चा बना है पूरे देश में। जो किसी कंपनी में काम करते थे, छोड़ के 1 साल बाद दूसरी कंपनी में चले गए, पता ही नहीं चलता था कि उनका पैसा आज तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोटी बात लगती होगी सोचने में, लेकिन कितना बड़ा कदम है कि हमारी गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार क्यों रखे, उसको वापस करे, खोज करके वापस कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के निष्ठा, ईमानदारी और विजन पर लोगों को विश्वास हो रहा है। तो इसीलिए ये देश की जनता मोदी जी को एक तरह से सलाम कर रही है कि नहीं, एक व्यक्ति मिला है, हिंदुस्तान को आगे भी ले जाएगा, या एड्रेस हमारी समस्याओं का करेगा जो कांग्रेस ने 60 साल तक नहीं किया। और पुनिया जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ कमियां रही है, उन कमियों का ही हिसाब जनता इनको दे रही है। बिल्कुल पुनिया जी, कमियों की बात कही चौरसिया जी ने, क्या कमियां आपके मुताबिक? आप ये तो कबूल रहे हैं कि जनता का मैंडेट है, तीसरे नंबर की पार्टी हमें बनाया, लेकिन कमियां भी कबूलिए आप। देखिए, आपने बराबर ये कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि वहां हमारे मुख्य विपक्षी दल हम ही हैं, और कहते हैं कि वहां 2 पार्टी हैं। अगर 2 पार्टी, हम अनेक राज्यों में दूसरी पार्टी 2 पार्टियां हैं, तो कैसे ये कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं? तो ये गलत है। आपने जितने वादे किए पिछले लोकसभा चुनाव में, कोई वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, आपने, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबको हनीमून पीरियड मिलता है, हमको हनीमून पीरियड नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि जनता ने उनको हनीमून पीरियड दिया है, वो उनको परफॉर्म करना है, जनता को दिखाना है, देश को दिखाना है कि करें। और बाकी कह रहे हैं कि साहब अब तक कुछ नहीं हुआ, उसमें तो आपकी सरकार भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे थे, तो उसको भी भूल जाते हैं क्या? तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है, जनादेश आपको मिला है, तो कुछ काम करके दिखाइए। अपने लिए अच्छे दिन नहीं बल्कि जनता के लिए अच्छे दिन आने चाहिए, और यही वादा किया गया था। बिल्कुल यही वादा किया जाए, यही वादे करने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अमित शाह का ये दावा, सही बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ नहीं हुआ। दीपक जी एक लाइन मैंने नहीं कहा था कि कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि लोगों को विश्वास हुआ कि एक ईमानदार, सच्चा, अच्छा नेता मिला है जो आगे देश को भी ले जाएगा, हमारी समस्याओं का निदान करेगा। शायद कहीं न कहीं पिछली सरकारें इस पर गंभीरता से नहीं सोची,
मैं तो आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, जो विकास होना चाहिए था, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए कुछ नहीं है, आपके भले नहीं एक्सेप्ट करें। नहीं, अमित शाह का दावा है कि 5 महीने का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। पूनिया जी, आपको बता रहा हूं, मोदी जी पर लोगों का पूनिया जी, ये दावा मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों का दावा है कि 5 महीने का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपने मूल मुद्दे पर फिर से वापस आते हैं और चलते हैं एनसीपी के पास, क्योंकि आज के सीधे चलते हैं। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से आपको जीत हुई है, क्या मैसेज आपको लगता है लोगों ने दिया है बीजेपी को, और मोदी पर कितना विश्वास किया है, आप बताइए। इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से आपको जीत हुई है, क्या मैसेज आपको लगता है लोगों ने दिया है बीजेपी को, और मोदी पर कितना विश्वास किया है, आप बताइए। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जितना लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का विश्वास इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर व्यक्त किया था, वैसा ही विश्वास इस विधानसभा चुनाव में भी उनके प्रति व्यक्त किया है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर्स कमाए, एनसीपी या फिर शिवसेना? देखिए, पहली बार 256 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी है। इसके पहले हम केवल 119 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते थे, और आज हमको लगभग 123 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, और 2-3 सीटें और हैं संभवतः जो कि हमारे एलआई ने जीती है। रहेगा, पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है कि हम बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र की बात होगी, हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी है, क्लियर कट मेजोरिटी। किसको आप? अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला होगा। नहीं, अभी कोई किसी के बारे में घोषणा नहीं होगा। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स जाएंगे, यानी ये फैसला हो चुका है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में जाएंगे हरियाणा, और वहां पर मुख्यमंत्री के चयन करेंगे। मुख्यमंत्री पद पर किसको बिठाया जाए इसका फैसला करेंगे, यानी मोटे तौर पर कौन होगा इसकी सहमति बीजेपी संसदीय बोर्ड के अंदर बन गई होगी। क्यों उनके सिंह साहब? जी हाँ, पूरा फैसला हो गया होगा, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी बात किया और एनसीपी ने ऑलरेडी एक्स पार्टी वो तो उन्होंने खुद ही कर दिया घोषणा। जी, अनसॉलिसिटेड सपोर्ट उन्होंने दे दिया है, बीजेपी ने कभी नहीं मांगा था, दे दिया है। तो क्लियर बात है कि संसदीय बोर्ड में डिसाइड हो सकता है कि ये जवाब वहां पे जब उन्होंने भेजा हो कि ये फैसला है हमारा, तो शिवसेना को, क्योंकि शिवसेना को बार्गेनिंग पोजीशन में इस समय नहीं है। उद्धव ठाकरे का अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बार्गेनिंग पोजीशन में है, और यही शायद बीजेपी चाहती भी थी कि शिवसेना को इतना कमजोर कर दो कि बार्गेनिंग पोजीशन न रहे। बार्गेनिंग पोजीशन नहीं रहेगी तो जो स्पेस है, एग्रेसिव हिंदुत्व का जो स्पेस था, वो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट करके, गवर्नमेंट अच्छी चला के ये चाहेंगे कि वो परमानेंटली हम ले लें और परमानेंटली हम शिवसेना को किनारे कर दें, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और सबसे ज्यादा वो फाइनेंशियल कैपिटल है इस कंट्री का। तो कोशिश ये रहेगी कि वो जो स्पेस है, वो पॉलिटिकल स्पेस शिवसेना को हम किनारे करके ले सकते हैं। बाकी कांग्रेस का तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। आपने अच्छा सवाल उठाया कि कांग्रेस क्या खत्म हो रही है। मेरे ख्याल से जो स्थिति बन रही है, नॉर्मली ये माना जाता है कि एक तड़प होती है पॉलिटिकल पार्टी में। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो हार गई है, उसमें जो जीतने का जज्बा होता है वो कांग्रेस में खत्म हो गया है। हार गए ये बात नहीं, पूनिया जी ने सही कहा, यह जीत हार लगी रहती है, लेकिन उसके बाद जो तड़प होती है, अपनी जिजीविषा जो होती है सर्वाइवल की, वो कहीं भी कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा लगता है कि कांग्रेस अपने एक जबरदस्त ढलान की तरफ है, और ऐसी ढलान पे है जहां से शायद उभरना मुश्किल होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मैसेज साफ है कि सारा जो पॉलिटिकल स्पेस है, आप देखें करीब 18 करोड़ वोट इस बार बीजेपी को मिले हैं, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 11 करोड़ रहा। 1 करोड़ 2009 से कम वोट मिले हैं, जबकि 10 करोड़ वोटर्स बढ़ गए थे। तो सीधी सी बात है कि एक ढलान पे है कांग्रेस, और कांग्रेस का पतन का शायद इतना बड़ा जो मकाम है वो इससे पहले नहीं आया था। इसके बावजूद आप देखिए तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस लीडर में वो तड़प है, वो नेहरू परिवार के लोग हों चाहे अन्य हों। क्या राहुल गांधी कांग्रेस को उबार सकते हैं, रामकृपाल जी? दीपक जी, ये सवाल अगर उबार सकते तो उबर गई होती कांग्रेस। ये सवाल बेमानी है।
अब कांग्रेस क्यों बेमानी है? बेमानी इस मामले में है कि कांग्रेस कहीं से भी अभी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसकी तमाम चीजों में कहीं ये नहीं दिख रहा है कि अभी वो हार की हताशा से उबरे नहीं है। उनसे अगर पूछिए कि आपका नाम क्या है तो कहेंगे जो बीजेपी कह रही वो नहीं है। तो अगर आप इस लेवल पर हैं और किसी भी सच को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उल्टे ऐसे तर्क दे रहे हैं। आपको याद होगा कि ये शुरू में ही जब बाई इलेक्शंस में इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि वो तो साहब देखिए ये मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई। ये इतना तक भूल गए थे कि 400 सीटें लेकर राजीव गांधी आए थे दिसंबर जनवरी में, और 90 दिन के भीतर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहां जनता पार्टी जीती। सर, मैं आपको रोकूंगा। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग खत्म हुई है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स 11 अशोक रोड में हुई बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी की अध्यक्षता में हुई। इस मित्रों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण विस्तार से किया गया और इस विश्लेषण के पश्चात एक 2 पृष्ठ का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो आपको अभी आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं, इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय की दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है, वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ it has been a wonderful blend of the leadership of Modi ji and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं, वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है, वहीं पूरी ताकत के साथ
वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द थर्ड प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे। जल्द से जल्द देखिए, मैंने पहले कहा पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की है। एक मिनट जी, देखिए, मैं कहूंगा कि जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। तो सीधे चलते हैं अब एनसीपी के पास, क्योंकि एनसीपी के अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर रहे थे जेपी नड्डा जी। तो हमारे साथ हैं नेचुरली करप्ट पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो जी। क्लाइड क्रेस्टो जी, जब आपको इतना कुछ कह दिया गया फिर भी आप उनके दरवाजे पर खड़े हैं कि सपोर्ट ले लो जी, सपोर्ट ले लो। दीपक जी, अगर आप ये मुझे आपने जो अभी बताया उस पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे तो मैं उस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, एंड आई डोंट लाइक दिस, और आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। आप थोड़ा सलीके से और लहजे से बात कीजिए, ये आप इस तरह से हमें संबोधित नहीं कर सकते। ये उन्होंने बीजेपी का कोट किया है। व्यंग में कहा गया, जो बीजेपी ने कहा है उसका उदाहरण इन्होंने नहीं कहा। आपने नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने, चलिए मैं अपने शब्द बदल देता हूं, मैं कहता हूं कि बीजेपी ने जो धमका दिया है आपको, सॉरी,
मैं अपने शब्द बदल देता हूं। अगर आपको बुरा लगा कैस्ट्रो साहब तो मैं अपने शब्द बदल देता हूं। आपके साथ मैंने बहुत सारे डिबेट किए दीपक जी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने आपके अच्छा, मैं अपने शब्द बदल देता हूं। रिस्पेक्ट करता हूं, अगर आप इस तरह से मेरे संबोधित करेंगे, नहीं गलत बात है दीपक जी। मैं अपने शब्द बदल देता हूं प्रवक्ता साहब, मैं अपने शब्द बदल देता हूं। मैं कहता हूं कि जो बीजेपी ने कहा उसके हिसाब से ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन दीपक जी क्या ये उसमें इम्प्लाइड था? और आपने बहुत अच्छे हमारे साथ डिबेट्स किए, ये मत करिए प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस बीजेपी ने आपको तमगा दिया इस तरीके का, उसको आप कह रहे हैं कि सपोर्ट ले लीजिए। देखिए, मैं आपको दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी कहा है और आप ये सब चैनलों में देख रहे हैं और आपने भी देखा है, हम सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे, इसलिए समर्थन दे रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार रहे, ताकि ये अटकलें लगे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए हम बाहर से समर्थन सिर्फ एक स्थिर सरकार के लिए देख रहे। अभी आपका प्रश्न ये रहेगा कि ये आप सवाल क्यों, वो क्यों। देखिए, आप हमेशा जो गलत बातें उस पर नजर रखते हैं, जब हम एक सही बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए हम बाहर से समर्थन सिर्फ एक स्थिर सरकार के लिए देख रहे। अभी आपका प्रश्न ये रहेगा कि ये आप सवाल क्यों, वो क्यों। देखिए, आप हमेशा जो गलत बातें उस पर नजर रखते हैं, जब हम एक सही बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जो सच्चाई है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए ना। सच्चाई क्या है मुझे बता दीजिए। वही बता रहा हूं कि हम एक स्थिर सरकार चाहते हैं, यही सच्चाई है दीपक जी। तब तो कांग्रेस और एनसीपी को साथ साथ लड़ना चाहिए था, बहुत अच्छी स्थिर सरकार बन सकती थी, वो आपने छोड़ दिया। और इस समय तो हम लड़ना चाहते थे, हम लड़ना चाहते थे, लेकिन हमने जब 32 दिन उनकी राह देखी, उन्होंने हमें बिना बताए अपनी लिस्ट जारी कर दी, तो उसके बाद हमारे पास क्या विकल्प थे? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मजबूरी में ये कर रहे हैं, उनके दरवाजे पे जाके सजदा कर रहे हैं कि सपोर्ट ले लो हमारा, क्योंकि आपके यहाँ आपके नेताओं पे करप्शन के कुछ चार्जेस हैं, जिसको काफी हद तक शिद्दत से उठाया जा सकता है। एक होस्टाइल गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, इस पे एतराज न करिएगा दीपक जी। आक्षेप तो मैं भी आप पर लगा सकता हूं, आप मेरे पर लगा सकते। यहाँ पर आरटीआई है, आपने जनता है, जनता के सामने सब कुछ है। और ये सरकार भी जब आएंगी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है बीजेपी, वो सरकार बनाने जाते हैं, उनको जो करना है वो करेंगे ना, सब सामने है। एक उसमें अटकलें लगाकर आप बोलेंगे कि ये आक्षेप है, वो आक्षेप से नहीं चलता ना, सच्चाई पे चलता है सब कुछ। नहीं सर, बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी शरद पवार पर कई तरह के आरोप लगाए थे और शरद पवार जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री पर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ऐसे में फिर समर्थन देना, मतलब इतनी एक्रोमनी हो गई थी आपकी चुनाव के बीच, उसके बाद एकाएक समर्थन की घोषणा कर देना। क्या बीजेपी और एनसीपी के बीच पहले से ही कोई राजनीतिक डील हो गई थी? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई डील नहीं था। जब चुनाव होते एक दूसरे पर बातें होती है और ये चुनाव का प्रोसेस होता है और चलते रहता है ये बात। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, आप मान लीजिए ये बात, हम सिर्फ एक स्थिर सरकार चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, इसलिए हम उन्हें समर्थन देना चाहते हैं। प्रभु, क्या ये स्थिर सरकार तक सीमित है? नहीं, उससे पहले ही प्रफुल्ल पटेल अपने पवार साहब जो हैं मोदी साहब से बात करते रहे हैं, शाह साहब भी बात करते रहे, नितिन गडकरी से बात करते रहे। मैं उन डेट और समय की बात नहीं करूंगा कि चुनाव से पहले कुछ भी होता रहता है, क्योंकि राजनीति में जो है, जब तक सत्ता में आप किस लिए राजनीति में है, क्यों सत्ता हमने कब्जा करना है, या सत्ता हमारे समर्थन में बने या हम बनाए, तो इसमें कोई बात नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रही है कि स्टेबल गवर्नमेंट हमने बनानी है, इसलिए हमने सपोर्ट देना है। तो आपने स्टेबल, आपको पता जब अलग से लड़ रहे थे, आपको ये तो उम्मीद नहीं थी कि मेजोरिटी हमारे को मिलेगी एनसीपी को, तो इसलिए जब आपने एक तोड़ दिया अलायंस, तो इंस्टेबिलिटी तो आपने पहले से क्रिएट कर दी, चाहे उन्होंने की चाहे आपने की। तो आपको उम्मीद तो नहीं थी कि आपके 288 में से 150 आपकी आ जाएंगी, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि आपको विश्वास होगा, पर होगा ठीक है। पर अब दिखाई देगा कि आपको 50 से भी नीचे आ गई हैं। तो ये तो एक पोस्ट इलेक्शन एक एक्सक्यूज बना है कि स्टेबिलिटी के हमने देना है। सीधा बात कही है कि हमने ऑफर कर दिया ताकि शिवसेना को हम कोई वीकनेस कर दें, उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों की। इसके बारे में अगर हम लोग कहें कि अंडरस्टैंडिंग है कि शिवसेना को लाइन पे लाना है, तो हम कह देंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने बात की या नहीं की, अब वो कह रहे हैं हमने नहीं की है। परंतु इससे ये है कि जिस तरह की राजनीति शरद पवार करते आए पिछले 35 सालों के अंदर, वो एक बड़े नेता हैं, क्रेडिबिलिटी उनकी है, 43 सीटें जीत करके आए हैं, परंतु उनकी राजनीति को कोई समझ नहीं सकता। वो किसी भी समय कह सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, परंतु अपने प्रिंसिपल के साथ, उनका प्रिंसिपल एक ही है कि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे और बनी रही है।
तो इसलिए जो भी उन्होंने किया है, मैं उसके पीछे कोई मोटिव नहीं दे रहा, परंतु वो एक स्टेबल सरकार बनवाना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी एक है। दोनों प्राइवेट एंटरप्राइज में बिलीव करते हैं, दोनों नेशनल इश्यूज पे बिलीव करते हैं, जबकि शिवसेना नहीं करती। तो इसलिए उनके इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की वजह से उनके मित्र भी कॉमन है दोनों के, जो बॉम्बे में भी हैं, बॉम्बे से बाहर भी हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि राजनीतिक दुश्मन जरूर हैं, पर सोशली वो इकट्ठे हैं, आर्थिक दृष्टि से इकट्ठे हैं। तो उन्होंने एक बहाना दिया कि किस तरह से बीजेपी की सरकार बन जाए। इसमें कोई बुरी बात मैं तो मानता नहीं। दीपक, एक चीज और भी है। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि ट्विटर पर 4 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल ने लिख दिया था कि हम बहुत एक्टिव रोल अदा करेंगे सरकार बनाने के लिए। अब जब ट्विटर पर वो ये लिख चुके हैं और उनको पता है कि उनकी सीटें 50 से ज्यादा किसी हालत में नहीं आएंगी, उनको पता है कि उनकी राजनीतिक हकीकत क्या है, तो क्या ये मैच फिक्सिंग पहले से हो चुकी थी? देखिए, बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस का रीजन डेट और अस्तित्व का कारण क्या है कि वो सत्ता में आए, जनता को लुभाएं, जनता का समर्थन प्राप्त करें, सत्ता में आए। आप देखिए कि ऑल ऑफ ए सडन बीजेपी शिवसेना में बदमजगी शुरू हुई और लगा कि ये टूटने की कगार पे है। ठीक उसी समय एक प्रोसेस कांग्रेस और एनसीपी में शुरू होता है टूटने का। आधे घंटे बाद और कितना खूबसूरती से उधर कोई भी होता, अगर बीजेपी शिवसेना टूटती तो ये एक सबसे बड़ा मौका था कि कांग्रेस एनसीपी साथ साथ लड़े और मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करें। लेकिन उसकी जगह बड़ी खूबसूरती से शरद पवार और कांग्रेस ने आपस में तोड़ लिया। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सटल मूव लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देना था। आज आप देखिए उसका परिणति समझ में आ रही है। जिस तरह बिना मांगे दरवाजे पे चौखट पे जाके सजदा करके आप समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि वो वहीं से चला आ रहा है। और अगर 4 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हमारा बड़ा रोल होगा, तो ये तीनों घटनाक्रम अगर आप देखिए तो साफ दिखाई दे रहा है कि शरद पवार बड़े नेता हैं और इस तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो और ये जो कांग्रेस को मार्जिनलाइज करना चाहते थे, मार्जिनलाइज करना उन्होंने कर दिया। इस पर हम रिएक्शन कांग्रेस का ले लेते हैं। कांग्रेस का रिएक्शन ले, उससे पहले हमारे एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी क्लाइड साहब। देखिए, 2-3 बातें दीपक जी। एक तो पहली बात, जब हम सच्चाई बयां कर रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ हो रही क्यों मानने के लिए? नहीं, आप विकास के लिए ही काम करते हैं, ये सच्चाई नहीं लग रही सरकार के लिए। लेकिन जब कोई सच्चाई बयां करना चाहता है तो मान लीजिए ना, क्यों इतनी मुश्किल है सच्चाई मानने में? आज के जमाने में जब सब लोग बोल रहे सच्चाई नहीं है, गले नहीं उतर रही साहब, रीजनिंग भी होनी चाहिए उसकी। बात दूसरी रही। अरे उतार लीजिए दीपक जी, कभी तो उतार लीजिए सच्चाई को गले से नीचे। नहीं उतर रही ना, बात ऐसी है। आपके कार्यकर्ताओं के गले भी नहीं उतरेगी, प्रदेश की जनता के गले भी नहीं उतरेगी। दीपक जी उतर जाएगी, दीपक जी उतर जाएंगी। दूसरी बात यह है दीपक जी, ये बार बार हर चैनलों पे, हर जगह पर ये बात हमें साफ करना पड़ता है कि हमने गठबंधन तोड़ा है। दीपक जी, आखिरी बार मैं आपको सच्चाई से बताता हूं कि हम 30-32 दिन कांग्रेस की राह देख रहे थे। 2 दिन बाकी थे नामांकन भरने के लिए, और जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, अब पृथ्वीराज चौहान जी जब कराड़ में जाकर अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार कर रहे थे, और वहां उन्होंने लिस्ट जारी की, और उस लिस्ट में हमारे 2 सीट जो हमने मांगे थे एनसीपी के लिए, जब उन्होंने जारी की और हमें कोई संकेत नहीं दिया, तब हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, और हमारे पास वक्त नहीं था और हमें तैयारी करनी थी। इसलिए जाकर हमने ये निर्णय लिया और हमने ये तोड़ा। तो ये बार बार एक ही बात दोहराना, ये सच्चाई आप समझ लीजिए प्लीज। इस पर हम कांग्रेस से भी रिएक्शन ले लेते हैं। पूनिया जी, क्या इस सच्चाई से एनसीपी की आप सहमत हैं, और जो प्रस्ताव उन्होंने बीजेपी को दिया उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, अभी कहा गया कि शरद पवार जी ने कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए ये सब पूरा किया। मेरा तो ये मानना है कि शरद पवार जी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर शिवसेना को मार्जिनलाइज करने का प्रयास किया। आपको मालूम है कि शिवसेना केवल टिकटों की संख्या के ऊपर ही नहीं, बल्कि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, और ये बीजेपी कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और इन्होंने तब शरद पवार जी से बात की, सब कुछ तय हो गया। और उसी के नाते आप जानते हो कि पहले अखबारों में छपा था, मीडिया में छपा था काफी, कि नरेंद्र मोदी जी से शरद पवार जी ने वार्ता की है, और वो इसी सिलसिले में वार्ता की है। जो इसी तरह से इमीडिएटली जो ही रिजल्ट आने लगे, उससे पहले ही एकदम
ये घोषणा करते हैं। अब आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटने की खबर हुई तो उससे पहले 3-4 दिन से चर्चा हो रही थी कि शरद पवार इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटेगा उसी दिन कांग्रेस के साथ भी गठबंधन तोड़ा जाएगा। ये 2 सीटों की जो बात कर रहे हैं कि उस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी तो 2 सीटों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बात कर सकते थे। लेकिन इनका मंशा भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से जाने का था और कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने का था, क्योंकि अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसमें अंकुश लगाया जा रहा था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और इसलिए इनके संबंध वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ ना रहे बल्कि भारतीय जनता 15 साल तक तो आपने आंखें मूंद कर रखी थी, सरकार बनाने में मदद दें। और नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो व्यापारी हूं, सुन लीजिए मेरी बात, उन्होंने कहा मैं तो व्यापारी हूं, उनको तो सस्ता सौदा मिल गया, सस्ता सौदा मिल गया। इन्होंने कहा कि बगैर शर्त के उसमें शामिल भी नहीं हो रहे, कोई शर्त भी नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शिवसेना अनेक शर्तें लगा रही थी, अपने चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रही थी, फिर कहा कि आधे आधे समय चीफ मिनिस्टर बीजेपी का रहे, शिवसेना करे और इस झंझट से सब मुक्ति होगी और संकट मोचन की तरह से आपके एनसीपी शरद पवार जी यहां पर पहुंच गए। रामेश्वर चौरसिया, सीधा सीधा आरोप है आप पर। देखिए दीपक जी, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो इसके पहले जो बात हो रही थी, हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देश की परिस्थिति के अनुसार मैं बोल रहा हूं। अब कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि ढलान पर है, कि कांग्रेस में एक ऐसा लग गया है कि एक पार्टी को कांग्रेस को बचाना है और देश की राजनीति करनी है। अब कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि देश के लिए राजनीति करनी है, परिवार के लिए करनी है। एक समय था नेहरू इंदिरा का, लेकिन कांग्रेस ये समझने में अभी भी भूल कर रही कि वो कुवत राहुल गांधी जी में ये कहाँ चर्चा हो रही है, जो जनता को एड्रेस करते हैं। यहाँ पर कौन सी चर्चा हो रही है? क्योंकि क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मुनिया जी, आपके ऊपर जो बात हो रही है उसका जवाब देने के बजाय आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखिए, नहीं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? अच्छा, दोनों से जवाब लेंगे, दोनों से जवाब लेंगे। रामेश्वर जी टू द पॉइंट रहिए, दोनों से जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। ले आए हैं कांग्रेस के बुरे दिन, इसी बात पर बड़ी बहस हो रही है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएल पूनिया और रामेश्वर चौरसिया जी। रामेश्वर जी, आप अपनी बात कह रहे थे ब्रेक से पहले। जी हाँ दीपक जी, मैं ये बता रहा हूं, देखिए समय और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक डिसीजन होते हैं। अब पवार साहब तो कांग्रेस में ही थे, 15 साल से कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन ओरिजिनली तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब एनसीपी जो बोल रही है उस पर लोग भरोसा नहीं करें। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने देखा कि चुनाव के समय जिस तरह से प्रचार चला तो आपको लग रहा था कि हमारा किसी से समझौता है। दूसरी बात, आपने एक बात बताया मुख्यमंत्री की कि 2.5 साल वो बन जाए, 2.5 साल ये बन जाए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश और प्रदेश की जनता जो चाहती है वही बनता है, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं बनता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जो हमें मेजोरिटी नहीं मिली, हम कम रह गए, लेकिन बड़ी पार्टी है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, जनता ने भरोसा करके दिया है कि किस तरह से सरकार बनाए और सरकार हम बनाएंगे। इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लिया, मुख्यमंत्री हमारा होगा। और एक और सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने बोला कि अब सबने बोला कि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, कैपिटल सेंटर है। देखिए, जहां वैभव होता है वहां गरीबी भी दूसरी तरफ होती है। विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो एक विश्वास जगा है कि मोदी जी ने जब कच्छ में पानी पहुंचाया, इसका मतलब भाजपा के एजेंडे में विकास है, विदर्भ के लोगों को पानी मिलेगा। ये सारी चीजों को लेकर, अच्छा ये बात तो ठीक है, चुनाव खत्म हो गए रामेश्वर जी, और पुनिया रामेश्वर जी चुनाव खत्म हो गए, तो टॉपिक यही था। रामेश्वर जी चुनाव खत्म हो गए, मुझे ये बताइए कि आपका नेचुरल एलाई कौन है, एनसीपी है या शिवसेना है? हाँ, आपका नेचुरल एलाई कौन है, एनसीपी है, शिवसेना है? हमारे पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड, सुन लीजिए, मैंने आपको बताया ना, समय और परिस्थिति के अनुसार पॉलिटिकल डिसीजन बदलने पड़ते हैं और बदलते हैं। अब हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, आपको बता दिया क्या करेंगे। अब वहां जब जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे स्थानीय लेवल पर कि हमें क्या सूट करता है, किस तरह सरकार बनानी है। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उन्होंने मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उसका घुमाकर जवाब मत दीजिए। गृहमंत्री जी, आपका नेचुरल एलाई कौन है, नेचुरली करप्ट पार्टी या फिर शिवसेना?
देखिए आज तक तो ठीक है सुन लीजिए, आज तक तो हमारा नेचुरल लड़ाई 25 साल से हम शिवसेना के साथ थे और कांग्रेस का नेचुरल लड़ाई एनसीपी था, लेकिन इस बार सभी अलग अलग चुनाव लड़े। तो कहे ना राजनीति में एलाइज और मैंने पॉलिटिकल जो सिचुएशन होता है और समय के अनुसार ये डिसीजन लिए जाते हैं। एलाइज थे, नेचुरल एलाइज तो हमारे 25 साल से वही थे, और पवार साहब तो कांग्रेस के थे भी और कांग्रेस के नेचुरल एलाइज भी रहे। ये कहां इसको छुपा सकते हैं? मतलब आपका ये एलाई बदल सकता है आपके सरकार बनाने की बात जहां महाराष्ट्र के लिए, तो वो परिस्थिति अलग है। मतलब आपके नेचुरल एलाई एनसीपी बन सकती है जो कौन बनेगा अरबपति का खेल खेलती है। देखिए अभी आपने जो सवाल किया ये नेचुरल एलाइज की बात ही नहीं, एनसीपी ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। हमारी बात नहीं हुई, किसी की बात नहीं, हमारे यहां किसी ने बात नहीं की बीजेपी से, साफ बीजेपी ने कह दिया है। तो सरकार बनाने के लिए कोई समर्थन दे रहा है बाहर से महाराष्ट्र के हित नहीं, में, तो तब तो आपको और आसान होना चाहिए ना इस सवाल का जवाब देना। नहीं शीतल, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अगर हम ले नहीं चौरसिया साहब, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नेचुरल लाइफ से क्यों नहीं बात की? एक मिनट नेचुरल लाइफ से क्यों नहीं बात की? एक मिनट जवाब तो वो दे चुके हैं। आपसे चौरसिया सवाल पूछा हूँ, आपने नेचुरल लाइफ से क्यों नहीं बात की? मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप सुनिए पुनिया साहब। मैं चौरसिया साहब से पूछ रहा हूँ कि जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया था अपने केजरीवाल साहब को, आपने मल्ला हल्ला मचाया था कि उन्होंने भी अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी। आपने कहा था क्या हुआ, उनसे चुनाव लिया और केजरीवाल ने सपोर्ट ली उस पार्टी की जिसको हराया। आप उस वक्त भूले, बच्चों की कसम खाई थी कि हम नहीं लेंगे, और आपने इतना हल्ला मचाया, हल्ला कर दिया सारे देश भर के अंदर। अब आप वही आर्गुमेंट दे रहे हैं जैसे आपने ब्लैक मनी पे दिया, कांग्रेस को पहले पिटाई की, फिर आप कहते नहीं वही। नहीं प्रभु जी, फिर मैं वही आपको कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आपने कहा था नहीं? तब जवाब मैं दे चुका हूं, समझे नहीं आप। मैंने कहा कि परिस्थिति और समय के अनुसार पॉलिटिकल डिसीजन बदलते हैं। तो कांग्रेस भी बदलती है, तो क्या परेशानी है? उस पर हमला कांग्रेस बदलती है, फिर क्या परेशानी है? शीला दीक्षित जी को जब कांग्रेस बदलती है, ब्लैक मनी पे एक बात कहती है, वो कहती है कि हम नहीं ला सकते क्योंकि हमारी एग्रीमेंट है। तब आपने पार्लियामेंट में वहां पर तब आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी ब्लैक मनी के ऊपर कि आप कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। वही स्टेटमेंट उठा के आपने रख दिया कोर्ट के अंदर। आप बदलते रहते हैं परिस्थिति। नहीं देखिए इसमें दोनों में अंतर है। नहीं आपकी बात से सहमत नहीं, दोनों में अंतर है। एग्रीमेंट इन्होंने 95 में किया, बदल दीजिए एग्रीमेंट, कौन मना करता है? सुन लीजिए, 4 महीने में बदल देते हैं एग्रीमेंट आप, तो बाकी धन नहीं आएगा। तो आपने तब क्यों हल्ला मचाया था जब बात थी? बता रहा हूँ प्रभु जी, प्रभु जी एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, खामखा ऐसी बात नहीं करनी प्रभु जी आप सुन तो लीजिए 1 मिनट में। नहीं आप मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। हाँ, प्रभु जी अभी नाम बताने से आपको मालूम है कि क्लियर किया जा चुका है कि बाकी नाम हमारे सामने नहीं आएंगे, और जब FIR वाला केस चलेगा तो नाम तो स्वतः बाहर आ जाएंगे। एक लाइन का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपसे ये पूछा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ कि आप भी उसी पार्टी क्यों कहते थे? मेरे को एक बात पूरी पहले क्यों कहते थे हम छुपा रहे हैं? आप भी उसी तरह की पार्टी में हैं जैसे कांग्रेस है कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो बात कांग्रेस कहती थी आप उसको अपोज करते थे, अब आप वही कह रहे हैं कांग्रेस आपको अपोज कर रही है। आप जाकर कह रहे थे कि केजरीवाल ने सपोर्ट के लिए कांग्रेस का, अब आप क्यों ले रहे हैं एनसीपी का सपोर्ट? देखिए प्रभु जी मैं फिर वही बात कह रहा हूं, महाराष्ट्र के लिए सरकार बनानी है, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए बनानी है। अगर हमें 25 सीटें कम है तो हम चुनाव में नहीं जानेंगे, ये तो बेवकूफी है, कोई चुनाव नहीं चाहता। अब कैसे दिल्ली में तो कौन चाहता है चुनाव? डिसीजन लिया, दिल्ली में तो कोई नहीं चाहता चुनाव, से बात करके डिसीजन लेंगे। आप दिल्ली के प्रभारी थे, हमने एनसीपी से समझ, आप दिल्ली के प्रभारी थे, एनसीपी से हमने समर्थन लिया है। कैसे आप एनसीपी की बात हम पर थोप रहे हैं? हमने तो नहीं कहा है। चलिए आपने शिवसेना से क्यों नहीं बात की? समर्थन लिए, आपने शिवसेना से क्यों नहीं बात की? आप तो हम पर ये थोप रहे हैं। ये तो एनसीपी ने कहा है कि हम शिवसेना से क्यों नहीं बात की? तो चलिए यहीं पर इस बहस को रोकते हैं। बहस गर्मा गर्म थी, बहस और चल सकती थी, लेकिन क्या मोदी ले आए हैं कांग्रेस के बुरे दिन? जवाब है हाँ। फिलहाल कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं और मोदी और अमित शाह की जोड़ी बन गई है जोड़ी नंबर 1। मोदी का डबल धमाका हुआ है, वो भी दिवाली से ठीक पहले। आज के जनगण मन में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।